गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू, पीआईबी, राज्यसभा टीवी और दूसरे न्यूज़पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। चलिए, जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले 10 टॉपिक्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर रहने वाला है। देन हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देखेंगे, पीएमकेवीवाई स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलसीए तेजस के लेकर भी एक आर्टिकल दिया गया था, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनाया है। चंपारण सत्याग्रह वैसे हमारा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है बट न्यूज़पेपर में मेंशन था, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। impeachment of president we will also discuss about irrigation as well as the central pollution control board। एक क्वेश्चन हमारा मैप रिलेटेड रहने वाला है। एंड फाइनली सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो रिवीजन के लिए कुछ इस तरीके के वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे, उसे प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा। और 3 बजे आज हमारा लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम लाइव एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट, क्योंकि वहां पे लीडर बोर्ड जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो न्यू मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया है, सो प्रणवीर ने, कौसर ने, मंजू, शान्या, संजय, राज एंड शेनॉय, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू द नेटमॉक। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के साथ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, उनको ये चीज जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं, देन यू विल बी कंसीडर्ड इन द सेफ जोन। तो आप सेफ जोन में कंसीडर किए जाएंगे। इफ लेस देन 6 यू स्कोर और लेस देन 6 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं, देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन। ठीक है, 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स अगर आपके आते हैं, देन आपको 24 आवर्स में एक बार रिवीजन जरूर करनी है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो आरटीआई को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज सीजीआई डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। सीजीआई जो है वो आरटीआई के परव्यू में नहीं आते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। ये भी हो सकता है अ सिटीजन कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स। आरटीआई के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी मांगा जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, इससे आरटीआई डालकर एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और कहा गया था कि जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन थी फॉर्म रिफॉर्म लॉज को लेकर, तो जो फार्म लॉज अभी हमारे पास हुए हैं उनको लेकर जो डिस्कशन हुआ, जो डिटेल्स के बारे में यहां पे इन्फॉर्मेशन मांगी गई, लेकिन यहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको देने से मना कर दिया था। हिंदू के अंदर ये चीज मेंशन करी गई थी। अगर बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहां पे जो सीजेआई है 13 नवंबर वो दिन था, 13 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसे अपहेल्ड किया था और कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका ऑफिस भी दैट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। तो वो भी आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है, आप ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए। मींस आंसर या तो सी होगा या फिर आपका आंसर डी होगा। Citizen can seek any information whether it is related to internal security or foreign affairs। तो internal security, foreign affairs की जो information है they are exempted। ठीक है, तो यहाँ पे information चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की हो, फॉरेन कंट्रीज की हो, फॉरेन रिलेशंस की हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हो, या फिर कैबिनेट डिस्कशंस की हो, उनको मना किया जा सकता है, उनको एग्जम्पशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, एजेंसीज, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस करी जाती है, दे कम अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। पर यहां पर जो आपकी फॉरेन कंट्री से कंसर्न इंफॉर्मेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो इसके अंदर नहीं आती है, वो सिटीजन नहीं मांग सकते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो बाकी बची हुई सेकंड स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो जाएगी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल को याद करना, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आपको इसके अंदर दिया गया है। 19 सब आर्टिकल 1 बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लेकर ये न्यूज थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एनआईए को लेकर है। पूछा गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। देखिए, एनआईए को लेकर पहले भी 1-2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बट हियर वी आर डिस्कसिंग कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कहती है एनआईए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है और उसका काम दिया गया है। जुरिस्डिक्शन की बात करें एनआईए की, दैट लाइज विद इन इंडिया ओनली, तो इंडिया के अंदर ही इसकी जुरिस्डिक्शन फॉल करती है। एंड ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको कहां से लिया जाता है, उनको आईपीएस एंड आईआरएस से लिया जाता है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये भीमा कोरेगांव
कि जो एक्यूज थे उनको लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये न्यूज में थी एजेंसी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर बात करी जाए एनआईए की, सो अगर 2019 की अमेंडमेंट देखी जाए एनआईए के अंदर, क्योंकि देखिए यूपीएससी इस तरीके की चीजों को जरूर पकड़ता है जो भी रीसेंट अभी अमेंडमेंट्स हुई होती है। तो 2019 में एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। एनआईए को अथॉरिटी दी गई थी कि वो चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑफेंसेस को दैट आर कमिटेड आउटसाइड इंडियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब इंडिया के बाहर भी मान लीजिए कि यूएई में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करी हुई है इंडिया ने उसको कंप्लाई करना जरूरी होगा, और साथ में ही जो यूएई के लॉज होंगे या किसी भी दूसरी कंट्री के जो लॉज होंगे उनको भी कंप्लाई करना काफी जरूरी होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो एनआईए सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशंस करी जा सकती है। सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है, आप ए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, इट मींस बी या सी में से आंसर होगा, और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाएगी। मतलब आईपीएस आईआरएस दोनों में से ऑफिसर्स इसके अंदर लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, सो यस इट इज अ काउंटर टेररिज्म एजेंसी जो कि एमएचए के अंदर आती है। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैंने आपको बताया था एनआईए को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, क्या स्टेट की इजाजत की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? मुझे बताइएगा एनआईए के केस में क्या अप्रूवल चाहिए होता है, एंड व्हाट अबाउट सीबीआई? मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूं, तो प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। आपको इसको बताना पड़ेगा कहां पर, आपको इसको आंसर करना पड़ेगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो पीएमकेवीवाई को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडी का ये बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हो सकता है। इट एम्स टू मोबिलाइज वुमेन टू टेक अप स्किल ट्रेनिंग विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड अलाइनिंग द ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पे क्या किया जा रहा है? वुमेन को मोबिलाइज किया जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है, तो कि जो कंट्री, हमारे देश की जो नीड्स है उसके साथ इस चीज को कंप्लाई किया जा सके। थर्ड, in the short-term training as per the National Skill Qualification Framework, that is NSQF, is provided to those who are either school, college dropouts or unemployed। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है किनको दी जा रही है? जो ड्रॉपआउट्स हैं उनको, या फिर जो अनएम्प्लॉयड्स हैं उनको। सोचिए इसके बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो ये न्यूज में क्यों थी? बिकॉज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, क्या कहा जाएगा इसको? इट विल बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। आज मतलब 15 जनवरी को इसका थर्ड फेज जो है उसे शुरू किया जा रहा है, और यहां पे जो फोकस दिया जाएगा वो न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसे आज 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। फर्दर इसके थर्ड फेज को लॉन्च किया जा रहा है। आप जानते हैं जब भी स्कीम को लॉन्च किया जाता है वेरियस फेजेस के अंदर किया जाता है, तो थर्ड फेज इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड टुडे, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है हमने बनाया है। बात करी जाए क्वेश्चन की, तो यस इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। वैसे भी कॉमन सेंस से इसको आंसर किया जा सकता था, हालांकि यहां पर यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ भी लिख सकता है, और फिर वहां पर हमें सोचना पड़ जाएगा कि ये सही होगा या गलत होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, बिकॉज यहां पे एम विमेन को मोबिलाइज करना नहीं है, यहां पे एम है यूथ को मोबिलाइज करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, और देश की जो नीड्स है उसके साथ कंप्लाई करवाना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज फोकस किसके ऊपर है? यूथ के ऊपर है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन यस, थर्ड स्टेटमेंट हमारी फिर से करेक्ट हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इसके अंदर ड्रॉप आउट्स को और अनएम्प्लॉयड को दी जाने वाली है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो है ये 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2020-21। तो 2020 में शुरू हो चुका है, 21 तक चलेगा, और यहाँ पे अराउंड 1000 करोड़ के आसपास का इसका बजट है। तो इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को, काफी सारे ड्रॉप आउट्स को, काफी सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का प्रावधान जो है रखा गया। इसके अंदर जो आईटीआईज है उनका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आपको मेंस के अंदर भी लिखने में काफी हेल्प करने वाली है। लॉन्च कब किया गया था स्कीम को? जल्दी से बताएं। 2015 के अंदर। इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम जो कि मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी इसमें साथ में जुड़ी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बात कर रहा है एलसीए तेजस के बारे में। एलसीए तेजस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट दैट इज एलसीए प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984, 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था। इट इज द फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट दैट वाज डेवलप्ड बाय एचएएल। एचएएल के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, ये पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है हमारा। इट इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास। तो ये अपने आप में सबसे लाइट, सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है अपनी क्लास के अंदर। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 एलसीएस तेजस। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 एलसीए तेजस जो है उसको यहां पे प्रोक्योर किया जा रहा है। ये न्यूज दे रखी थी आपकी पीआईबी के अंदर, दैट्स वाई ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो एलसीए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो यस 1984 के अंदर से स्टार्ट किया गया था, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। लेकिन ये अपने आप में पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज एचएएल के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। रादर पहला जो था उसका नाम था, आपको याद हो तो प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे लिखने से पहले, इट वाज मारूत। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इस तरीके से स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा सकती है। आपको भी लगेगा तेजस काफी सुना है, मारूत जैसा तो आपने ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, तो तेजस वुड बी द फर्स्ट वन, तेजस पहला होने वाला होगा, बट ऐसा नहीं है, तेजस इज द सेकंड वन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी क्लास के अंदर। तो यस, स्मॉलेस्ट है, लाइटेस्ट है और सुपरसोनिक नेचर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सुपरसोनिक, हम कह रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को, सुपरसोनिक का क्या मतलब है? ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर कोई भी एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज्यादा है, सो उसे सुपरसोनिक का जो लेबल है वो दे दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है चंपारण सत्याग्रह को लेकर, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इसको लेकर एक आर्टिकल दिया गया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। पूछा जा सकता है, यहां पे बात करी गई है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चंपारण सत्याग्रह इन 1970 वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द माहलवाड़ी सिस्टम। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब लॉन्च किया गया था, यह माहलवाड़ी सिस्टम के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जिसे किसने इंस्पायर किया था? महात्मा गांधी जी के इंस्पिरेशन से स्टार्ट किया गया था। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट किया था उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह के अंदर। सोचिए फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें जो राइटर है, आर्टिकल के राइटर, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को आज के टाइम में जो फार्मर्स एजुटेशन चल रहा है उसके साथ कंपेयर किया। देखिए, इस तरीके से ही आर्टिकल जो होते हैं इंटेलिजेंसिया के द्वारा लिखे जाते हैं, और जो आपके मेंस के क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी इस तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है कि बताएं कि आपको लगता है कि चंपारण सत्याग्रह और जो फार्मर्स एजुटेशन है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है। तो आपको जो कंपेरिजन है और जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है ये करना आना चाहिए दो एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे काफी अच्छा आर्टिकल दिया गया था, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जो आर्टिकल्स है न्यूज के अंदर, जो एडिटोरियल्स होते हैं वो तो एटलीस्ट जरूर पढ़े ही पढ़े, ताकि वहां से आपको जो राइटर्स होते हैं उनका माइंडसेट समझने में आपको हेल्प हो और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो। चलिए, अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह इन 1970 was launched against माहलवाड़ी सिस्टम, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि सत्याग्रह जो ये था 1917 के अंदर लॉन्च किया गया था, और तिनकठिया सिस्टम जो कि इंडिगो प्लांटेशन थी उसको रोकने के लिए किया गया था। तिनकठिया सिस्टम क्या है? अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे या फिर स्पेक्ट्रम हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी इस चीज के बारे में दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तिनकठिया सिस्टम क्या है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो माहलवाड़ी सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं, तिनकठिया सिस्टम, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने लीड किया था और फार्मर्स को सपोर्ट किया था। क्या इसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट माना जा सकता है महात्मा गांधी जी का? तो काफी सारे सोर्सेज अगर आप देखेंगे तो यस, इट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी थी, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मेंस के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तिनकठिया सिस्टम के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज जो है, जो 2021 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जिसमें हमारी पूरी टीम ने काफी मेहनत करी है सीरीज को बनाने के लिए। सो यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज सो दैट आपकी डे वाइज प्रिपरेशन हो सके और साथ में आप सेल्फ स्टडी भी अपनी कर सके अपने गोल को अचीव करने के लिए। सिमिलरली जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देयर इज अनदर सीरीज क्रैक यूपीएससी इन 500 डेज, जो कि आपकी मिशन यूपीएससी 2022 है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर एनसीईआरटी से लेकर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको लेक्चर के थ्रू
एज वेल एज एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है। इवन मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं एवरीडे प्रैक्टिस के लिए वो भी इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर है। आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको रिसेंटली उनके कंसर्निंग इंपीचमेंट को लेकर न्यूज थी एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। और एक स्टेटमेंट ये भी दी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के जिनको 2 बार इंपीच किया गया। हम आते हैं अपने एरिया के ऊपर। जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर। कंडीशन ऑफ इंपीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन प्रेसिडेंट को इंपीच करते हैं तो वहां पे क्या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कंडीशन होती है? मे बी। इंपीचमेंट चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय राज्यसभा ओनली। जो इंपीचमेंट चार्जेस होते हैं वो पहले किसको दिए जाते हैं? राज्यसभा को दिए जाते हैं। इंपीचमेंट रेजोल्यूशन हैज बीन पास बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहां पे बताया रखा है कि जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है इंपीचमेंट के लिए उसमें कितना नंबर चाहिए होता है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करी जाए कंडीशन ऑफ इंपीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंपीचमेंट की जो कंडीशन है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यस, ये जो कंडीशन है ये दे रखी है, लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। बट यस, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन इंपीचमेंट चार्जेस जो होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही जा सकते हैं। तो राज्यसभा ओनली वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी। और यहां पर अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, जो नंबर दिया है यहाँ पे वो भी करेक्ट है कि जो नंबर है वो नॉट लेस देन 2/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्जेस कंटेन्ड इन रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन के अंदर चार्जेस जाते हैं एंड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस देने के बाद ये रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाता है। और इसके अंदर कितने लोग होते हैं? ये जो पर्टिकुलर 14 डेज का नोटिस होता है राइटिंग के अंदर दिया जाता है बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जो इस पे अग्री करते हैं और उसके बाद ये पर्टिकुलर नोटिस दिया जाता है। एंड देन जब इंपीचमेंट रेजोल्यूशन आता है तो वहां पर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये पर्टिकुलर नंबर जो है कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी बी। तो यहां पे 2 चीजें आपको याद रखनी है कि 14 डेज नोटिस के बाद आपका जो रेजोल्यूशन है वो जाता है और शुरू में जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पे नॉट लेस देन 1/4 मेंबर्स होने चाहिए। और जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और रेजोल्यूशन को पास किया जाता है देन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, पूछ रहा है कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स कंप्राइज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स क्या है? जो कुएं हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं। हरियाणा के पास लार्जेस्ट एरिया है जो कि टैंक इरिगेशन के अंदर है। और ड्रिप इरिगेशन इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉलोइंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ड्रिप इरिगेशन को हम कब से फॉलो करते आ रहे हैं? इसको हम एंशिएंट टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो बात कर रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो है उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि शुगर केन को ग्रो किया जा सके। आप जानते हैं शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा पानी लगता है और पानी की वैसे भी मात्रा कम है, तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। सोचिए अभी आंसर क्या है इसका, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट आपकी वेल्स और ट्यूबवेल्स, कुएं और जो ट्यूबवेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा इरिगेशन जो है इंडिया के अंदर इन्हीं से किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। हरियाणा जो है, हरियाणा के पास वैसे अंडरग्राउंड वाटर भी है और दूसरे सोर्सेस भी हैं। हरियाणा हैज ए सॉफ्ट सोइल, तो यहाँ पे जो मिट्टी है काफी सॉफ्ट है एंड मोर कनेक्टेड टू वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है यहाँ पे। लेकिन जैसे आप पेनिनसुलर रीजन देखेंगे, जो नीचे वाला जो रीजन जो सदर्न इंडिया है, वहां पर जो मिट्टी है वो सॉफ्ट नहीं है। आपका पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पर ज्यादा आपको टैंक इरिगेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स जो है काफी कम मात्रा में वहां पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां पर इस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता है। हरियाणा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ड्रिप सिस्टम या फिर एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, इज द मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन, जो कि अभी अभी आए हैं। क्योंकि देखिए पुराने टाइम में तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पानी की इतनी कमी भी नहीं थी पुराने टाइम में, तो आप दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि पानी की कमी हो रही है तो हमें ऐसे नए सिस्टम्स इजाद करने पड़े जिसके यूज किया जा सके और पानी को भी बचाया जा सके। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? विल ए बी द करेक्ट आंसर? तो नहीं, ए आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है सीपीसीबी को लेकर। पहली स्टेटमेंट सीपीसीबी को लेकर कहती है कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड लेटर इसे एंट्रस्ट कर दिया गया था फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सीपीसीबी जो है ये फंक्शन करता है अंडर सेंट्रल लेवल ओनली, सेंट्रल लेवल पे ही ये काम करता है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन।
चलिए, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो मतलब अपने आप से कॉग्निजेंस लिया है कि जो हमारे रिवर्स है उनके अंदर कंटेमिनेशन जो है वो काफी ज्यादा आ रहा है, जो सुएज है वो मिक्स हो रहा है, दैट्स वाई हमारे जो रिवर है वो पल्यूट हो रही है। और कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट किया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ PIL टाइटल रेमिडिएशन ऑफ पोल्यूटेड रिवर्स, और यहाँ पे नोटिस जो है वो इशू करे गए हैं। इसी वजह से सेंटर को, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, साथ में अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री को, और साथ में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, CPCB को। तो CPCB का भी जिक्र काफी किया हुआ था उस आर्टिकल के अंदर। CPCB के बारे में अगर हम बात करें, 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। पहली जो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल ठीक है, एक स्टैट्यूट के द्वारा, इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में और अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, और बाद में दूसरे एक्ट्स के जो फंक्शंस थे वो भी इसको दे दिए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। बात करी जाए तीसरी स्टेटमेंट की, तो वैसे ओनली की वजह से आपको शक हो जाना चाहिए था कि चांसेस बन जाते हैं इसके गलत होने के। तो यहाँ पे जो फंक्शंस दिए गए हैं CPCB को, वो नेशनल स्टेट लेवल दोनों के दिए गए, इवन यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल के काम ही किए जाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द करेक्ट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है CPCB का? CPCB एम्स टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, जो आपकी नदियां हैं उसमें क्लीनलीनेस बनी रहे, जो आपके कुएं हैं वहां पर भी जो सफाई है वो होनी चाहिए इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट्स की बात करी जाए, साथ में ही जो पानी है उसके अंदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये मुख्य काम रहता है CPCB का। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एयर तो इंप्रूव होनी चाहिए, पानी की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया टर्की किस किस के बीच में लोकेट करता है? एरल सी एंड कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी या मेडिटेरेनियन सी, रेड सी या फिर मेडिटेरेनियन सी, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी के बीच में? सोचिए। चलिए, तो टर्की वैसे न्यूज में रहता है काफी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर देखेंगे, दिस इज टर्की, ऊपर आपका है ब्लैक सी और नीचे आपका है मेडिटेरेनियन सी। अभी रिसेंटली टर्की अगेन न्यूज में क्यों था? क्योंकि टर्की आपके अजरबैजान और पाकिस्तान जो है तीनों साथ में मिलकर आए हैं कि जो राइजिंग हेट्रेड है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में उसको कम किया जा सके। आप जानते हैं आपका एक नगोर्नो काराबाख रीजन है जो अभी न्यूज में था। मुझे बताइए कि नगोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये कहां पे लोकेट करता है? नगोर्नो काराबाख रीजन, इसको लेकर भी न्यूज थी एंड दैट्स व्हाई टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान न्यूज में थे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन सी विजिल एक्सरसाइज को लेकर है। पूछा गया सी विजिल एक्सरसाइज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडियन अमेरिका जो है दोनों ज्वाइंटली एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, हो सकता है। द एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ मेजर थिएटर लेवल ट्राई लेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। तो तीनों लेवल की एक्सरसाइजेज है। यहाँ पे बेसिकली ट्राई सर्विस है, तीनों सर्विसेज हो, आपकी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली है। इंडियन नेवी कंडक्ट दिस एक्सरसाइज ऑन एवरी 2 years बेसिस। तो इसमें जो आपकी नेवी है वो हर 2 साल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। PIB के अंदर न्यूज थी, सोचे क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो PIB के अंदर दिया था एक्सरसाइज सी विजिल जो है ये 2-day कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली 12-13 जनवरी को 2021 के अंदर ही कंडक्ट करी गई है। कंसेप्चुअल एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंस अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा होता है, ठीक है, कितने तक होता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है ये मुझे बताएगा। EEZ की बात कर रहा हूं मैं, काफी बेसिक क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है ये मुझे बताएगा। वहां तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है और ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वॉर टाइम पीस टाइम में करी जाती है। पीस टू वॉर टाइम में किस किस तरीके की कॉन्टीजेंसीज आ सकती है, किस किस तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकती है, उनसे निपटने के लिए ये जो एक्सरसाइज है करी जाती है। इसके अंदर कोई भी बाहर की पावर, मतलब कोई बाहरी कंट्री नहीं होती है। सी विजिल एक्सरसाइज जो नेवी कंडक्ट करती है, जिसके अंदर हमारे कोस्ट गार्ड रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो है वो इसके अंदर शामिल रहती है। और इसके साथ साथ सी विजिल 2021 जो है एक सेकंड एडिशन है। पहला इसका एडिशन 2019 के अंदर हुआ था और जो दूसरा है 2021 में हो रहा है। तो मतलब इंडिया नेवी जो है इसे कंडक्ट करती है और एवरी 2 years में एक बार करती है। और जो एक बहुत बड़ी ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है उसी का ये सब पार्ट है। तो ट्राई सर्विस ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का ये सब पार्ट है, ये भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इंडिया अपने आप में ही कोस्ट गार्ड को मिलाकर, नेवी को मिलाकर, स्टेट एंड यूटीज को मिलाकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और अभी हम करेंगे 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन। बी रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं और फिर प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि CGI का जो ऑफिस है वो इसके दायरे में आता है? CGI जो है इसके RTI के दायरे में आते हैं, यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं।
कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। 19 सब आर्टिकल 1 जो है इसे एसोसिएट करता है। रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी फार्म लॉज को लेकर, जो कि मना कर दी गई है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। सीजीआई इज ऑल्सो अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। एनआईए के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। जल्दी से मुझे मिनिस्ट्री का नाम बता दें जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये काउंटर टेररिज्म एजेंसी आती है, जल्दी से शॉर्ट में भी बता सकते हैं। जुरिस्डिक्शन सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशंस करी जा सकती हैं अगर जो बाहर की कंट्री हैं और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनको कंप्लाई किया जाता है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पूछा था। इस पे फोकस क्या यूथ के ऊपर है या विमेन के ऊपर है, वाई या डब्ल्यू, जल्दी से मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर खासतौर पर ड्रॉप आउट्स जो होते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अभी जो इसकी तीसरी वेव है, थर्ड फेज जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, वो आज से मतलब 15 जनवरी से 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, और जो इसके अंदर स्किल्स दिए जाएंगे वो फोकस रहने वाला है न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स के ऊपर। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि एलसीए तेजस के बारे में था। जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था? तो यस और नो में मेरे को आंसर दीजिएगा। यहां पे बताऊं तो अभी रिसेंटली इसके एक्विजिशन की बात करी गई है। प्रोक्योर किए जाएंगे 83 एलसीए तेजस एचएएल से, और वो किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। पीआईबी के अंदर न्यूज थी, दिस वाज द सेकंड वन, पहला हमारा मारूत था, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द 5th क्वेश्चन, जहां पे मैंने आपसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा था। मुझे बताएं चंपारण सत्याग्रह जो था वो किस पर्टिकुलर एरिया को लेकर था। मालवाड़ी सिस्टम तो नहीं है, बट कौन सा सिस्टम था मैंने आपको बताया था, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी लाइव जरूर बताएं। इज इट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट? तो यस, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एज पर द वेरियस सोर्सेज, इसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो है जिनको महात्मा गांधी ने इंस्पायर किया था कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी रोल इसके अंदर था। तो 3 कटिया सिस्टम जो इंडिको आपका प्लांटेशन था उसके अगेंस्ट में इसे स्टार्ट किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपसे पूछा था बताएं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। जल्दी से मुझे ये बताएं कितने दिन का नोटिस जो होता है वो यहां पर देना अनिवार्य होता है। 10, 11, 12, 13, 14, जल्दी से बताएं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को लेकर न्यूज थी, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है। इसके अंदर इंपीचमेंट चार्जेस लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में जा सकते हैं। इंपीचमेंट रेजोल्यूशन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इनकरेक्ट पूछ रहा था। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा इंडिया का ऐसा रीजन है जहां पे टैंक इरिगेशन को यूज किया जाता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो ऐसा नहीं किया जाता है। हरियाणा की मिट्टी जो है काफी सॉफ्ट है, दैट्स व्हाई वेल्स, ट्यूबवेल्स और कैनाल्स जो है यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। लेकिन पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पर हम यूज करते हैं किसको? टैंक इरिगेशन को। रिसेंटली महाराष्ट्र को लेकर न्यूज थी, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसको प्रमोट करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन जो है इससे पानी की बचत होती है, कंपेरेटिवली न्यू सिस्टम है, मॉडर्न हमारा सिस्टम है इरिगेशन का। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था सीपीसीबी के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और इसको लेकर सेंटर को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को, सीपीसीबी को नोटिस जो थे वो भेजे गए थे। फंक्शन जो करता है सीपीसीबी, ये आता है बेसिकली नेशनल लेवल, स्टेट बोर्ड फॉर द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड्स हो, यूनियन टेरिटरीज हो, आपका नेशनल लेवल हो, तो तीनों लेवल पे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको क्लीनिनेस जो है वो मेंटेन करके रखनी है एयर क्वालिटी और वाटर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बताएं, टर्की किस किस 2 सीज के बीच में लोकेट करती है? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, आयरल, कैस्पियन, जल्दी से बताएं। तो यस, हमारा आंसर है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे ये अंकारा जो है, टर्की जो है न्यूज में था, टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान को लेकर मैंने न्यूज भी आपको बताई थी। लास्ट में सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन हुआ था। जल्दी से बताएं कितने साल में इसे कंडक्ट किया जाता है? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में? तो इंडियन नेवी जो है एवरी 2 ईयर्स में इसे एक बार कंडक्ट करती है, जिसके अंदर कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे दूसरी किसी कंट्री का रोल नहीं रहता। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी आप करिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है? अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स की, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ये पास करता है वो प्लीज मुझे बताएं। और मेंस का जो आंसर आपको यहाँ पे करना है, हिमालय की हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? चलिए, तो यहाँ पे जो 9 PM पे क्लास रखी गई है, तो एवरीडे बेसिस पे 9 बजे लाइव जो क्लास है, जो सेकंड चैनल है, इस पे करी जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन दैट। और जो लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया था, तो स्मृति ने करेक्ट आंसर दिया, तो स्मृति यू आर द विनर। तो बताइएगा पीडीएफ आपको किस भाषा में चाहिए? मैंने आपसे यही पूछा था कि जो
आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है उनके नाम मुझे बताएं जहां से इक्वेटर पास थ्रू करता है। तो इक्वेटर के लिए ये काफी अच्छी मुझे इमेज मिली है जिसको आप देख सकते हैं। आपका किरिबती है, इंडोनेशिया, मालदीव्स, और अगर हम अफ्रीकन नेशन की बात करें तो सोमालिया है, कीनिया है, देन आपका कोंगो है, ऊपर युगांडा है, देन यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, देन साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गबोन, ब्राजील, इक्वेडर, कोलंबिया। यहां से आपकी इक्वेटर जो है वो पास थ्रू करती है। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, चाहे 0 ही क्यों ना आपने स्कोर किया हो, और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर है तो दोबारा से इसे रिवाइज जरूर करिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, और इसको एक्सप्लेनेशन जो होती है इसकी वो बिल्कुल ध्यान से आपको सुननी है, और चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो पीडीएफ है वो रात को 10 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो with 10 new topics. Have a nice day.